नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो दोस्तों कहानी को लास्ट तक सुने। जितने भी हमारे नए दोस्त कहानी सुनाने आए हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों इस चैनल पर और भी कहानी उपलब्ध है। अगर आप चाहे तो भी कहानी भी आप एक बार सुन ले और तब आपको लगे कि ये कहानी बाकी में बहुत डरावनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईंट और पत्थर से बनी इमारतें कभी कभी खामोश नहीं होती। कुछ दीवारें चीखें पी जाती हैं और कुछ फर्श खून के धब्बे याद रखते हैं। शहर की चकाचौंध से दूर उस पुराने सनराइज हॉस्टल के कमरा नंबर 404 में एक ऐसी रात आई थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पर याद रखना, जो बेगुनाह मारा जाता है वो कभी सोता नहीं, वो लौटता है इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि तड़पा तड़पा कर रूह निकालने के लिए। अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि आज रात सनराइज हॉस्टल का दरवाजा खुलने वाला है। पेश है खौफ का वो मंजर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चीख, हॉस्टल का वो खूनी कमरा। शहर के बाहरी इलाके में स्थित सनराइज हॉस्टल अपनी ऊंची दीवारों और सुनसान रास्तों के लिए जाना जाता था। कॉलेज के 4 रईस और बिगड़े हुए दोस्त आर्यन, विक्की, समीर और राहुल इस हॉस्टल के राजा माने जाते थे। उनके पास पैसा था, रसूख था और एक ऐसा घमंड जो किसी को कुछ नहीं समझता था। उसी हॉस्टल में ईशा नाम की एक बेहद शांत और मासूम लड़की पढ़ती थी। वो एक छोटे से गांव से आई थी, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि वही सपने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाले हैं। रात के 11:30 बजे हॉस्टल के गलियारे में सन्नाटा था। वार्डन अपने कमरे में सो चुका था। आर्यन और उसके दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी। शराब के नशे में चूर इन चारों के दिमाग में एक शैतानी साजिश चल रही थी। उन्होंने ईशा को नोट्स देने के बहाने छत पर बुलाया। जब मासूम ईशा वहां पहुंची तो उसे खतरे का अंदाजा भी नहीं था। चारों ने उसे घेर लिया। ईशा की आंखों में डर था। वो गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, उसने सिसकते हुए कहा। लेकिन उन दरिंदों के सिर पर खून सवार था। अगले 1 घंटे तक उस अंधेरी छत पर जो हुआ, उसने इंसानियत का गला घोंट दिया। ईशा की चीखें हॉस्टल की दीवारों में दबकर रह गई। जब उन चारों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है, तो डर के मारे उनके हाथ पांव खुलने लगे। समीर ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये जिंदा बच गई तो हम सब जेल जाएंगे। आर्यन की आंखों में एक ठंडी क्रूरता थी। उसने पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठाया और ईशा के सिर पर दे मारा। एक आखिरी चीख निकली और ईशा का शरीर शांत हो गया। उन्होंने उसकी लाश को हॉस्टल के पीछे बने पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया और वापस ऐसे आ गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात का दूसरा पहर। हॉस्टल में सब शांत था, लेकिन तभी समीर को अपने कमरे में कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई गीले पैरों से उसके बिस्तर के पास चल रहा है। छापा छापा छापा। उसने डरते हुए लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के 2 निशान थे, जैसे कोई अभी अभी कुएं से निकल कर आया हो। समीर का गला सूख गया। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे दूर कुएं के पास एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे गर्दन घुमाकर सीधे समीर की खिड़की की ओर देख रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। समीर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी उसके कान के पास एक ठंडी बर्फीली फुसफुसाहट सुनाई दी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह जब हॉस्टल खुला तो कमरा नंबर 404 के बाहर सन्नाटा था। लेकिन जो भयानक मंजर उस रात शुरू हुआ था, वो पूरे हॉस्टल को निगलने वाला था। अब कोई भी वहां सुरक्षित नहीं था।
ईशा के कत्ल को अब 3 दिन बीत चुके थे। हॉस्टल के गलियारों में सन्नाटा तो पहले भी था, लेकिन अब उस सन्नाटे में एक भारीपन था, जैसे हवा खुद किसी अनहोनी के बोझ से दबी हो। आर्यन, विक्की, समीर और राहुल, इन चारों ने पुलिस और हॉस्टल प्रशासन को विश्वास दिला दिया था कि ईशा शायद अपने घर वापस चली गई है क्योंकि वह डिप्रेशन में थी। लेकिन रात होते ही इन चारों की रूह कांपने लगती थी, खासकर समीर की। उसे हर वक्त महसूस होता था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी सांसें छोड़ रहा है। रात के 2:15 बजे हॉस्टल की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगी। सनराइज हॉस्टल के गलियारे की ट्यूबलाइट से चिर चिर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई तार आपस में भिड़ रहे हों। समीर अपने कमरे में अकेला था। विक्की और राहुल दूसरे कमरे में शराब पीकर सो चुके थे। समीर को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने बिस्तर से पैर नीचे रखे तो उसे फर्श पर एक अजीब सी चिपचिपाहट महसूस हुई। उसने नीचे देखा, फर्श पर पानी नहीं बल्कि गहरा काला गाढ़ा खून फैला हुआ था। समीर की चीख गले में ही फंस गई। वो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। फर्श बिल्कुल साफ था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और कमरे का दरवाजा खोलकर गैलरी की ओर बढ़ा। जैसे ही वो कॉमन बाथरूम के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कट कट कट, जैसे कोई पत्थर से फर्श को कुरेद रहा हो। वो आवाज ईशा के पुराने कमरा नंबर 404 के अंदर से आ रही थी। समीर के कदम जम गए। उसे पता था कि वह कमरा अब खाली है और उसे ताला लगा दिया गया है। तभी 404 नंबर के कमरे का दरवाजा धीरे से चरमराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। समीर को न चाहते हुए भी ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। वह सम्मोहित सा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर गया, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाक। समीर बदहवास होकर दरवाजे को पीटने लगा। बचाओ, कोई है? आर्यन, विक्की, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे का तापमान एकदम गिर गया। समीर के मुंह से भाप निकलने लगी। कमरे के कोने से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। समीर, तुमने मुझे क्यों मारा? यह आवाज ईशा की थी, लेकिन वह आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। वो ऐसी थी जैसे कोई फटे हुए गले से बोल रहा हो, जिसमें खून और पानी भरा हो। समीर ने पलट कर देखा। कमरे के कोने में छत से एक साया लटक रहा था। वह ईशा थी। उसका सफेद सूट अब पूरी तरह से कीचड़ और खून से सना हुआ था। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी एक आंख अपनी जगह से बाहर निकली हुई थी, जो सीधे समीर को घूर रही थी। ईशा, मुझे माफ कर दो, वो आर्यन का आइडिया था। समीर गिड़गिड़ाने लगा। वह साया धीरे धीरे हवा में तैरते हुए समीर की तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर उल्टे थे और घुटने मुड़े हुए थे। जैसे जैसे वह पास आई, कमरे में सड़ी हुई लाश की बदबू फैल गई। ईशा का हाथ, जिसके नाखून उखड़े हुए थे, समीर के गले की तरफ बढ़ा। तुम चारों ने मिलकर मेरा जिस्म नोचा था, अब मैं तुम्हारी रूह को नोचूंगी। साय की आवाज गूंजी। अचानक ईशा का जबड़ा इंसानी हद से ज्यादा चौड़ा हो गया। उसने अपना हाथ समीर के सीने के पार कर दिया। समीर की आंखें फटने लगी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा और वह बिना आवाज किए फर्श पर गिर पड़ा। उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य खौफ के कारण हुई थी। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी ने कमरा नंबर 404 का ताला खोला, तो उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। समीर की लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी आंखें गायब थी और उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। और सबसे डरावनी बात, उसकी छाती पर खून से लिखा था, अभी 3 बाकी हैं। हॉस्टल में हड़कंप मच गया। वार्डन ने पुलिस को बुलाया,
लेकिन आर्यन और विक्की के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। उन्हें पता था कि ईशा लौट आई है और वह सिर्फ समीर पर रुकने वाली नहीं थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं भाग 3 जारी रखूं, जहां आर्यन और बाकी दोस्तों का पागलपन शुरू होता है? समीर की मौत ने सनराइज हॉस्टल की फिजाओं में ऐसा जहर घोल दिया था कि दिन के उजाले में भी वहां की गलियां श्मशान जैसी खामोश रहने लगी थी। पुलिस आई, पूछताछ हुई और डॉक्टरों ने इसे कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा करार दिया। लेकिन आर्यन, विक्की और राहुल जानते थे कि समीर के चेहरे पर जो दहशत थी वो किसी बीमारी की नहीं बल्कि उस मंजर की थी जिसे उसने मरते वक्त देखा था। शाम ढलते ही हॉस्टल के कमरा नंबर 404 के पास से गुजरने की हिम्मत अब वार्डन की भी नहीं होती थी। गलियारे की लाइटें अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ बिजली की तारों से खेल रहा हो। रात के 12:45 बजे आर्यन के कमरे में भारी तनाव था। विक्की और राहुल दोनों वही दुबके हुए थे। तीनों ने तय किया था कि वे अगले कुछ दिन एक साथ ही रहेंगे। शराब की बोतलें खाली हो चुकी थी, लेकिन नशा किसी को नहीं चढ़ रहा था, सिर्फ डर चढ़ रहा था। वो वापस आ गई है आर्यन, वो हमें नहीं छोड़ेगी, राहुल ने कांपते हुए कहा। उसकी नजरें बार बार कमरे के बंद दरवाजे पर टिक जाती थी। चुप कर, आर्यन दहाड़ा, हालांकि उसकी अपनी आवाज में भी कंपन साफ था। समीर कमजोर दिल का था, डर गया होगा। हम तीनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अभी आर्यन की बात पूरी ही हुई थी कि कमरे के बाहर गैलरी से एक आवाज आई, छप छप छप। ये वही आवाज थी, गीले पैरों के चलने की आहट, जैसे कोई कीचड़ और पानी से लथपथ होकर धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। तीनों के कान खड़े हो गए। आवाज उनके दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। तभी दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी जगह होती है, वहां से कुछ अंदर आने लगा। आर्यन ने टॉर्च जलाई। वह पानी था, गंदा, बदबूदार और काला पानी। उस पानी से ऐसी सड़न आ रही थी जैसे कोई लाश हफ्तों से पानी में पड़ी गल रही हो। ओह गॉड, ये क्या है? विक्की चिल्लाया और बेड के ऊपर चढ़ गया। अचानक कमरे की खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने जोर से प्रहार किया। ठक ठक ठक। तीनों ने खिड़की की ओर देखा। बाहर 5वीं मंजिल की ऊंचाई पर कोई खड़ा कैसे हो सकता था? लेकिन वहां एक साया था, एक धुंधली सी आकृति जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह ईशा थी। उसका चेहरा खिड़की के शीशे से बिल्कुल सटा हुआ था। उसकी खाल लटकी हुई थी और उसके मुंह से काला खून रिस रहा था। उसने खिड़की पर अपने नाखूनों से कुछ खुरचना शुरू किया। कचकच। शीशा टूटने की आवाज नहीं आई, बल्कि उस पर निशान उभरने लगे। जब वह साया गायब हुआ तो खिड़की पर खून से लिखा था, कौन पहले आएगा? राहुल की मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। मैं यहां और नहीं रुक सकता, मैं घर जा रहा हूं। वो पागलों की तरह चिल्लाया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। राहुल रुक, अकेले मत जा, आर्यन पीछे से चिल्लाया, पर राहुल तब तक अंधेरी गैलरी में ओझल हो चुका था। राहुल सीढ़ियों की तरफ भागा। उसे लगा कि अगर वो हॉस्टल की मुख्य इमारत से बाहर निकल गया तो बच जाएगा। वो हॉस्टल की पुरानी लिफ्ट के पास पहुंचा। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। राहुल बिना सोचे समझे अंदर घुस गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगा। लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाने लगी। 6, 7, 8, नहीं नहीं, रुक जा, राहुल चीखा। लिफ्ट छत पर जाकर रुकी, वही छत जहां उन्होंने ईशा की जान ली थी। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। सामने वही काली रात थी और वही ठंडी हवा। छत के बीचों बीच ईशा खड़ी थी। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी,
वही गाना जो वो अक्सर लाइब्रेरी में गाती थी। राहुल लिफ्ट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन लिफ्ट के बटन काम करना बंद कर चुके थे। अचानक ईशा की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसका चेहरा सीधे राहुल के सामने था, जबकि उसका शरीर अभी भी पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। राहुल, तुमने तो मुझे धक्का दिया था ना? चलो, अब मेरी बारी है। ईशा ने अपना हाथ हवा में लहराया और राहुल का शरीर अपने आप लिफ्ट से बाहर खींचने लगा। वह हवा में तैरता हुआ छत की मुंडेर तक पहुंच गया। राहुल के पैर जमीन छोड़ चुके थे। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, रो रहा था, लेकिन ईशा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने अपनी उंगली से राहुल के माथे को छुआ। राहुल का संतुलन बिगड़ गया और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरा। तड़ाक, हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे परिसर में गूंज गई। आर्यन और विक्की ने खिड़की से नीचे झांका। राहुल की लाश टेढ़ी-मेढ़ी हालत में नीचे पड़ी थी। उसका सिर पूरी तरह फट चुका था और सबसे भयानक बात यह थी कि राहुल की लाश के पास ईशा का साया खड़ा था, जो ऊपर आर्यन की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। अब सिर्फ 2 बचे थे, आर्यन और विक्की, और रात अभी बहुत लंबी थी। राहुल की मौत के बाद हॉस्टल में जो सन्नाटा पसरा, वो किसी कब्रगाह की शांति से भी ज्यादा भयानक था। सुबह जब पुलिस ने राहुल के क्षत-विक्षत शरीर को सफेद चादर से ढका, तो आर्यन और विक्की दूर खड़े कांप रहे थे। पुलिस को लगा कि शायद नशे की हालत में राहुल छत से गिर गया, लेकिन उन दोनों को पता था कि राहुल को गिराया नहीं गया था, उसे खींचा गया था। अब हॉस्टल के बाकी छात्र डर के मारे अपने कमरे छोड़कर भागने लगे थे। वार्डन ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। सूरज ढलते ही सनराइज हॉस्टल एक शापित खंडहर जैसा दिखने लगता। रात के 1:20 बजे। आर्यन और विक्की अब एक दूसरे को खूटी आंख नहीं सुहा रहे थे। डर इंसान को जानवर बना देता है। विक्की को लग रहा था कि आर्यन की वजह से ये सब हुआ, और आर्यन को लग रहा था कि विक्की पुलिस के पास जाकर सब सच उगल देगा। हमें यहां से निकलना होगा आर्यन, वो हमें मार डालेगी। आज रात मेरी बारी है, मुझे पता है। विक्की पागलों की तरह अपना बैग पैक कर रहा था। बेवकूफ मत बन विक्की, बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना है। वो बाहर ही घूम रही है, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी अपनी हालत पतली थी, पर वो अपना दबदबा नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। पूरे हॉस्टल में ब्लैकआउट हो गया। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी विक्की के फोन की टॉर्च अपने आप जल उठी, लेकिन फोन की स्क्रीन पर टॉर्च का आइकॉन नहीं था। वहां ईशा की एक पुरानी फोटो दिख रही थी, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो फोटो बदलने लगी। ईशा का चेहरा गलने लगा। उसकी मुस्कान एक डरावनी चीख में बदल गई और फोन से खून रिसने लगा। विक्की ने डर के मारे फोन फेंक दिया। झर झर कमरे के रेडियो से, जो सालों से खराब पड़ा था, अचानक आवाज आने लगी। पहले सिर्फ शोर था, फिर एक लड़की के रोने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ, पानी बहुत ठंडा है, मुझे सांस नहीं आ रही। वो ईशा की आखिरी पलों की आवाज थी। विक्की का गला रुंध गया। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। वो खुल ही नहीं रहा था। आर्यन, दरवाजा खोलो, मदद करो, विक्की चिल्लाया। आर्यन ने माचिस जलाई। तीली की हल्की रोशनी में उसने देखा कि विक्की दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन उसके पीछे, बिल्कुल उसके पीछे, ईशा का साया खड़ा था। उसके लंबे गीले बाल विक्की के कंधों पर रेंग रहे थे। ईशा के हाथ विक्की के गले के चारों ओर लिपटे हुए थे। विक्की, पीछे मत देखना, आर्यन की आवाज थरथराई, लेकिन विक्की ने पीछे देख लिया। ईशा का चेहरा उसके चेहरे से महज 1 इंच दूर था। उसके चेहरे की खाल जघाजगे से फटी हुई थी
और उसमें से कीड़े रेंग रहे थे। उसकी सांसों से सड़ी हुई मछली और गंदे पानी की बू आ रही थी। विक्की, तुम्हें याद है, तुमने मेरे पैर पकड़े थे जब मैं भाग रही थी। ईशा की आवाज एक साथ कई गलियों से गूंजती हुई महसूस हुई। अचानक विक्की का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसका दम घुट रहा था। वो हवा में लात पैर मार रहा था, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक काला साया उसे ऊपर छत की तरफ खींच रहा था। पंखा अपने आप तेज रफ्तार से चलने लगा। विक्की का गला उस घूमते हुए पंखे के पास पहुंच गया। क्रैच! विक्की की उंगलियां पंखे की ब्लेड से कटकर दूर जा गिरी। खून के फव्वारे आर्यन के चेहरे पर गिरे। आर्यन कोने में दुबक कर यह सब देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दोस्त को बचा सके। तभी कमरे की अलमारी अपने आप खुली। विक्की का शरीर उस छोटी सी अलमारी के अंदर किसी कागज की तरह मुड़कर घुसने लगा। उसकी हड्डियां टूटने की चट-चट आवाजें कमरे में गूंज रही थी। एक तंदुरुस्त इंसान का शरीर उस छोटी सी जगह में समाना नामुमकिन था, लेकिन रूहानी ताकत उसे मरोड़कर अंदर ठूंस रही थी। विक्की की आखिरी चीख निकली और अलमारी का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे के नीचे से खून का एक रेला बहकर आर्यन के पैरों तक आया। आर्यन अब अकेला बचा था। उसने कांपते हाथों से एक और माचिस जलाई। फर्श पर खून से एक नया संदेश लिखा था। अकेला रह गया दरिंदा। आर्यन को एहसास हुआ कि ईशा उसे इतनी आसानी से नहीं मारेगी। वो उसे तड़पाना चाहती थी। वह उसे उस खौफ के चरम तक ले जाना चाहती थी जहां मौत भी एक वरदान लगने लगे। विक्की की मौत के बाद आर्यन के दिमाग का संतुलन डगमगाने लगा था। कमरे की दीवारों से अभी भी हड्डियां टूटने की वो भयानक आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। अलमारी के नीचे से निकलता हुआ खून अब उसके जूतों को छू रहा था। उसे समझ आ गया था कि सनराइज हॉस्टल अब कोई इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा कब्रगाह बन चुका है, जिसका मालिक ईशा का साया है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर की ओर भागा। उसे बस किसी तरह उस मुख्य गेट तक पहुंचना था। रात के 3 बजे गैलरी में घुप अंधेरा था। आर्यन अपनी टॉर्च जला रहा था, लेकिन रोशनी की किरणें जैसे उस अंधेरे में खो जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि हॉस्टल की गैलरी खत्म ही नहीं हो रही। वह सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन हर बार सीढ़ियां उतरने के बाद वो वापस उसी मंजिल पर पहुंच जाता, कमरा नंबर 404 के ठीक सामने। ये कैसे मुमकिन है? मैं नीचे क्यों नहीं जा पा रहा? आर्यन पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी 404 नंबर के कमरे से एक धीमी रोशनी बाहर आई। आर्यन की नजरें वहां जमी रह गई। कमरे के अंदर ईशा बैठी थी, लेकिन वह डरावनी नहीं थी। वो वैसी ही दिख रही थी जैसी वह जिंदा रहते वक्त दिखती थी, मासूम, हाथ में एक डायरी लिए हुए। आर्यन के कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ खींचने लगे। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, नजारा बदल गया। उसे अब हॉस्टल नहीं, बल्कि अपना वो गांव दिखने लगा जहां वो बचपन में रहता था। उसे याद आया कि ईशा भी उसी के पास के एक छोटे से कस्बे की थी। उसे ईशा की वो पुरानी डायरी फर्श पर पड़ी मिली। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। आखिरी पन्ने पर खून से कुछ लिखा था। आर्यन, तुम मुझे शहर लाए थे ये कहकर कि तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरे सपनों की चिता जला दी। अचानक ईशा का वो मासूम चेहरा बदलना शुरू हुआ। उसकी त्वचा गलकर गिरने लगी। उसकी आंखों से सफेद कीड़े निकलने लगे। तुम्हें क्या लगा आर्यन? सिर्फ मौत ही तुम्हारा अंजाम है। ईशा की आवाज अब चारों तरफ की दीवारों से एक साथ गूंज रही थी। नहीं, मैं तुम्हें उस रात की हर एक सेकंड की तड़प वापस दूंगी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श अब दलदल जैसा हो गया था। काले हाथ जमीन से बाहर निकले और आर्यन के पैरों को जकड़ लिया। वो हाथ बर्फीले ठंडे थे। आर्यन ने नीचे देखा
तो वो सैकड़ों कटे हुए हाथ थे जो उसे नीचे खींच रहे थे। बचाओ, कोई है? आर्यन की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ ईशा की भयानक हंसी आई। तभी उसे गैलरी के अंत में एक साया दिखा। वह कोई और नहीं, हॉस्टल का पुराना वार्डन था, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी और उसकी आंखें सफेद थी। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में वही लोहे का पाइप था जिससे आर्यन ने ईशा का सिर फोड़ा था। साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, वार्डन की लाश ने कहा। आर्यन को एहसास हुआ कि ईशा ने सिर्फ अपने कातिलों को ही नहीं, बल्कि उन सबको अपनी कैद में ले लिया है जिन्होंने उसकी चीखें सुनी थी पर मदद के लिए नहीं आए थे। हॉस्टल की हर रूह अब ईशा की गुलाम थी। आर्यन का दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे उसका शरीर किसी भारी वजन के नीचे दब रहा है। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो वहां ईशा खड़ी थी। उसने आर्यन का कान पकड़कर उसके करीब अपना चेहरा किया। उसकी सड़न भरी सांसें आर्यन के चेहरे पर लग रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कल रात कुएं का पानी बहुत प्यासा था आर्यन, क्या तुम मुझे थोड़ा खून दोगे? अचानक आर्यन को लगा जैसे उसे कोई घसीटते हुए छत की ओर ले जा रहा है। उसकी पीठ फर्श पर रगड़ रही थी, उसकी खाल छिल रही थी, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो अब उस आखिरी अंजाम की ओर बढ़ रहा था जो उसने खुद अपने लिए लिखा था। आर्यन को अदृश्य हाथों द्वारा घसीटा जा रहा था। उसकी पीठ की खाल कंक्रीट के फर्श पर रगड़ने के कारण छिल चुकी थी और खून का एक लंबा निशान गलियारे में बनता जा रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले पर लोहे की पकड़ बना ली हो। सीढ़ियों से रगड़ते हुए उसका शरीर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। हर सीढ़ी पर उसका सिर धप धप टकरा रहा था, जिससे उसे धुंधला दिखाई देने लगा था। अंत में उसे उसी छत पर लाकर पटक दिया गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। रात के 3:40 बजे छत पर चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, जबकि नीचे शहर में मौसम बिल्कुल साफ था। कोहरा इतना घना था कि आर्यन को अपनी उंगलियां तक नहीं दिख रही थी। तभी उसे छप छप की आवाज आई। छत के बीचों बीच वही पुराना सूखा कुआं नजर आने लगा, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन आज उस कुएं से काला पानी उफनुफन कर बाहर आ रहा था। ईशा, सामने आओ, मार डालो मुझे, पर यह खेल बंद करो, आर्यन पागलों की तरह चिल्लाया। अचानक कोहरा छंटा। आर्यन के सामने 3 साए खड़े थे, समीर, राहुल और विक्की। लेकिन उनकी हालत देखकर आर्यन की रूह कांप गई। समीर की आंखें नहीं थी, राहुल का सिर पिचका हुआ था और विक्की का शरीर उसी अलमारी की तरह मुड़ा हुआ था। उनकी आंखों से खून नहीं, बल्कि वही काला पानी बह रहा था। आर्यन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तीनों ने एक साथ एक ही आवाज में कहा। वो आवाज ईशा की थी। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ निकला। वो हाथ लंबा होता गया और आर्यन की गर्दन को जकड़ लिया। ईशा कुएं के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकली। उसका आधा चेहरा कंकाल बन चुका था और बाकी आधे चेहरे पर सड़ी हुई खाल लटकी थी। उसने आर्यन को हवा में उठा लिया और कुएं की मुंडेर पर ले आई। तुमने मुझे इसी अंधेरे में फेंका था ना आर्यन? तुमने सोचा था कि मिट्टी डाल देने से सच दब जाएगा। ईशा ने अपनी उंगली आर्यन की छाती पर रखी। उसकी उंगली किसी ठंडी आरी की तरह आर्यन की खाल को चीरती हुई अंदर धंस गई। आर्यन दर्द से तड़प उठा, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। देखो आर्यन, उन सबको देखो जिन्हें तुमने तबाह किया, ईशा ने कहा। अचानक कुएं के काले पानी में आर्यन को अपनी जिंदगी की फिल्में दिखने लगी। उसने देखा कि ईशा के मरने के बाद उसके बूढ़े माँ बाप ने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाई और अंत में गरीबी और गम में दम तोड़ दिया। उसने देखा कि कैसे उसके रसूखदार पिता ने पुलिस को रिश्वत देकर केस रफा दफा किया था।
तुम्हारी वजह से सिर्फ मैं नहीं मरी, मेरे साथ कई उम्मीदें मरी थी। ईशा की आवाज अब एक गर्जना जैसी लग रही थी। ईशा ने आर्यन को कुएं के अंदर झांकने पर मजबूर किया। कुएं के अंदर हजारों हाथ ऊपर की तरफ लहरा रहे थे। वे उन लोगों की रूहें थी जो उस हॉस्टल में सालों से बेमौत मारे गए थे और जिन्हें ईशा ने अब अपना हथियार बना लिया था। अब तुम हमारे साथ इस अंधेरे में रहोगे, हमेशा के लिए। ईशा ने अपनी पकड़ ढीली की और आर्यन सीधे उस गहरे काले कुएं में जा गिरा। गिरते वक्त उसे लगा कि उसकी गिरने की गति कभी खत्म नहीं होगी। वो घंटों तक उस अंधेरे में गिरता रहा और हर तरफ से उसे ईशा, समीर, राहुल और विक्की की चीखें सुनाई दे रही थी। जब वह पानी की सतह से टकराया तो वह पानी नहीं था, वह अनगिनत रूहों का एक दलदल था जिन्होंने उसे चारों तरफ से दबोच लिया। उसके मुंह और नाक में कीचड़ भरने लगा। अगली सुबह हॉस्टल पूरी तरह खाली करा लिया गया। पुलिस को आर्यन का कहीं पता नहीं चला, वह जैसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन हॉस्टल के पीछे वाले उस सूखे कुएं से अब हर रात एक नई आवाज आती थी, एक आदमी के गिड़गिड़ाने की और एक लड़की के जोर जोर से हंसने की। हॉस्टल पर सरकारी ताला लग गया, लेकिन राहगीरों का कहना था कि आज भी रात के वक्त कमरा नंबर 404 की खिड़की पर एक साया खड़ा रहता है जो सड़क पर चलने वालों को अंदर आने का इशारा करता है। सनराइज हॉस्टल को सील हुए अब 5 साल बीत चुके थे। शहर की बढ़ती आबादी के बीच वो विशाल इमारत अब एक काले धब्बे जैसी खड़ी थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और चारों ओर जंगली घास ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। स्थानीय लोगों के बीच ये मशहूर था कि सूरज ढलने के बाद उस इमारत की दीवारों से रोने और नखुन खुरचने की आवाजें आती हैं। लेकिन आज की पीढ़ी खौफ को एक चुनौती मानती है। रात के 11:50 बजे 4 कॉलेज के छात्र नितिन, आकाश, साहिल और समीर अपनी बाइक से हॉस्टल के गेट पर पहुंचे। वे शहर के मशहूर अर्बन एक्सप्लोरर थे जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे और उसे सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करते थे। भाई, देख रहे हो इसका लुक? कसम से कैमरा चालू करो, आज तो फॉलोअर्स की लाइन लग जाएगी। नितिन ने अपना आईफोन निकालते हुए कहा। सुना है यहां 4 लड़कों ने एक लड़की का खून किया था और फिर वे सब एक एक करके गायब हो गए, आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। सब बकवास है, अर्बन लीजेंड्स ये सब। साहिल ने हंसते हुए जंजीर से बंधे गेट को धक्का दिया। जंजीर पुरानी और जंग लगी थी, जो एक झटके में तड़ाक की आवाज के साथ टूट गई। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हॉस्टल के अहाते का तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। चारों ने अपने सिर पर लगी हेड टॉर्च जला ली। रोशनी के गोले दीवारों पर नाचने लगे। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर 4थी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। वे सीधे कमरा नंबर 404 के पास जाना चाहते थे। जैसे ही वे 4थी मंजिल के गलियारे में पहुंचे, समीर के कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। ग्लिच आने लगे। गाइस, कैमरा कुछ अजीब कर रहा है, देखो जरा। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिख रहा था, उसे देखकर उन चारों के होश उड़ गए। कैमरे के व्यू फाइंडर में उनके पीछे एक 5वां साया चल रहा था। एक आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी, उसके कपड़े चिथड़े हो चुके थे और उसके शरीर से मांस लटक रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। शायद कोई ऐप की गड़बड़ है, नितिन ने खुद को तसल्ली दी, पर उसका गला सूख रहा था। वे कमरा नंबर 404 के सामने खड़े थे। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक तीखी सड़न भरी बदबू आई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी अलमारी पड़ी थी। अचानक वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगी। धाड़ा धाड़ा धाड़ा। कोई अंदर है क्या? साहिल ने डरते हुए अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि फर्श से छत तक काले बालों का एक गुच्छा भरा हुआ था। वे बाल हिल रहे थे,
जैसे वे जिंदा हों। अचानक वे बाल तेजी से बाहर निकले और साहिल के पैरों को जकड़ लिया। बचाओ, ये क्या है? साहिल चिल्लाया। तभी कमरे की दीवारें जैसे पिघलने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा और उस खून से एक चेहरा उभर कर आया। वो आर्यन था, या उसकी रूह का बचा हुआ हिस्सा। उसकी आंखें सफेद थी और उसके मुंह से काले कीड़े बाहर गिर रहे थे। तुम क्यों आए यहां? आर्यन की रूह एक डरावनी गूंज के साथ बोली। क्या तुम भी उसका हिस्सा बनने आए हो? आर्यन की रूह ने इशारा किया और कोने से ईशा का साया उभरा। वो अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी उंगलियां अब लंबी छुरियों की तरह थी। आकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा अब दीवार बन चुका है। वहां कोई रास्ता नहीं था। अचानक कमरे की छत से वही गीला, काला पानी टपकने लगा जिसने विक्की और राहुल की जान ली थी। समीर ने लाइव स्ट्रीम चालू रखी थी। हजारों लोग स्क्रीन पर देख रहे थे कि कैसे वो चारों लड़के हवा में उठ रहे थे। अचानक ईशा के साय ने आकाश का सिर पकड़कर दीवार की ओर मोड़ा। कट। आकाश की गर्दन पूरी तरह घूम गई। उसका फोन फर्श पर गिरा, जिसका कैमरा अभी भी ऑन था। कैमरे में दिख रहा था कि ईशा का साया अब सीधे लेंस की तरफ बढ़ रहा था। उसने फोन उठाया और कैमरे में देखकर एक ऐसी चीख मारी कि जितने लोग लाइव देख रहे थे उनके फोन के स्पीकर फट गए। हॉस्टल के बाहर खड़ी उनकी बाइकें अपने आप चालू होकर गिर गई। अंदर से आने वाली चीखें धीरे धीरे शांत हो गई। अब उन 4 नए लड़कों की रूहें भी उस अंधेरे कमरे का हिस्सा बन चुकी थी। आर्यन की रूह अब कोने में बैठकर रो रही थी, क्योंकि वह जानता था कि ईशा का बदला कभी खत्म नहीं होगा। वो हर उस इंसान को शिकार बनाएगी जो इस शापित इमारत की दहलीज लांघेगा। जब उन 4 लड़कों के गायब होने की खबर शहर में आग की तरह फैली, तो पुलिस ने फिर से सनराइज हॉस्टल के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। लेकिन कोई भी पुलिस वाला उस इमारत के अंदर कदम रखने को तैयार नहीं था। तभी शहर के एक प्रभावशाली राजनेता ने अघोरी तांत्रिक रुद्रानंद को बुलाया। रुद्रानंद के बारे में मशहूर था कि उसने कई जिन्नों और खबीसों को अपने वश में कर रखा था। रुद्रानंद अपनी लंबी जटाओं, भस्म से सने शरीर और गले में खोपड़ियों की माला पहने हॉस्टल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसके साथ उसके 2 चेले भी थे। रात के 12 बजे, अमावस्या की काली रात। गुरुजी, यहां की हवा में बहुत भारीपन है, चेले ने कांपते हुए कहा। रुद्रानंद ने अपनी लाल आंखों से हॉस्टल की 5वीं मंजिल की ओर देखा। यहां सिर्फ एक रूह नहीं है, यहां रूहों का एक साम्राज्य है, और जो रूह इस साम्राज्य की रानी है वो प्रतिशोध की आग में जल रही है। आज रात या तो वो शांत होगी या हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे। रुद्रानंद ने हॉस्टल के अहाते में एक बड़ा घेरा बनाया और उसमें श्मशान की राख डाल दी। उसने अपना चिमटा जमीन पर गाड़ दिया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। जैसे ही मंत्रों की गूंज हॉस्टल की दीवारों से टकराई, पूरी इमारत कांपने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे शीशे कड़क कड़क कर टूटने लगे। अचानक 4थी मंजिल की एक खिड़की से आर्यन की रूह बाहर की ओर लटकी। वो हवा में झूल रहा था। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। तांत्रिक, चले जाओ यहां से, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आर्यन की रूह जोर से हंसी। खामोश, रुद्रानंद चिल्लाया और उसने एक मुट्ठी अभिमंत्रित सरसों के दाने ऊपर की ओर फेंके। जैसे ही दाने आर्यन की रूह को लगे, वह जलने लगा और एक भयानक चीख के साथ अंदर की ओर खिंच गया। तभी हॉस्टल का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे रुद्रानंद की जलाई हुई अखंड ज्योति बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि टॉर्च की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। छन 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 पायलों की आवाज पास आने लगी। ईशा का साया अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, लेकिन वह अकेली नहीं थी।
उसके पीछे समीर, राहुल, विक्की और वे 4 नए लड़के भी थे। वे सब लाशों की तरह चल रहे थे। उनकी आंखें सफेद थी और उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। तूने बहुत पापियों को वश में किया होगा तांत्रिक, लेकिन मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं। मैं वो नफरत हूं जिसे इन दीवारों ने पाला है। ईशा की आवाज रुद्रानंद के कान के बिल्कुल पीछे से आई। रुद्रानंद ने पलटकर अपनी सिद्ध माला उसके ऊपर फेंकनी चाहिए, लेकिन ईशा ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया। तांत्रिक की हड्डियां चटकने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी तंत्र विद्या इस रूह के सामने फीकी पड़ रही थी। गुरुजी, उसके चेले भागने लगे, लेकिन हॉस्टल की जड़ें, पेड़ों की सूखी टहनियां और झाड़ियां जमीन से सांपों की तरह निकली और चेलों के गले में फंदा डाल दिया। चंद सेकंड में उनके शरीर हवा में लटकने लगे। ईशा ने रुद्रानंद को उठाकर दीवार से दे मारा। तेरा तंत्र, तेरी भस्म, सब इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। ईशा ने अपनी उंगलियां रुद्रानंद की आंखों में धंसा दी। तांत्रिक की चीख पूरे इलाके में गूंज गई, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। ईशा ने उसकी रूह को खींचकर एक छोटे से मिट्टी के मटके में कैद कर लिया, जिसे वो हमेशा अपनी कमर से बांध कर रखता था। अब उस हॉस्टल के पास एक नई रूह पहरा दे रही थी, अघोरी रुद्रानंद की। जो कोई भी अब उस तरफ आता, उसे सबसे पहले तांत्रिक की डरावनी हंसी सुनाई देती। शाप अब और भी गहरा हो चुका था। ईशा ने सिर्फ बदला नहीं लिया था, उसने मौत का एक ऐसा चक्र बना लिया था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। आर्यन अब कुएं के अंदर से ईशा के लिए नए शिकार ढूंढता था और ईशा उन्हें अपनी रूहानी फौज में शामिल कर लेती थी। अब तक सनराइज हॉस्टल के भीतर जो खौफ कैद था, वो अपनी सीमाएं लांघने लगा था। ईशा की रूह अब सिर्फ उन 4 दीवारों की मोहताज नहीं रही थी। तांत्रिक रुद्रानंद की शक्तियों को निगलने के बाद उसकी रूहानी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब पूरा शहर उसकी जद में आने वाला था। हॉस्टल के आसपास की सड़कें अब शाम 7 बजे के बाद पूरी तरह वीरान हो जाती थी। रात के 1:45 बजे शहर की बाहरी सड़क, एक काली लग्जरी कार हॉस्टल वाली सड़क से गुजर रही थी। कार में मिस्टर खन्ना सवार थे, वही रसूखदार इंसान और आर्यन के पिता, जिन्होंने 5 साल पहले पुलिस को करोड़ों की रिश्वत देकर केस दबवाया था। वो शहर के एक बड़े इवेंट से लौट रहे थे। उन्हें लगा था कि वक्त के साथ सब खत्म हो गया है। अचानक कार के इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी और गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई। धत तेरी की, इस वक्त गाड़ी को भी अभी खराब होना था, मिस्टर खन्ना ने झुंझलाते हुए कहा। उन्होंने बाहर निकलकर बोनट खोला, लेकिन वहां सब ठीक था। तभी उनकी नजर कार के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, एक धुंधली सी आकृति। खन्ना का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरा वहम है, उम्र हो रही है, उन्होंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा शीशे में देखा, वो आकृति अब उनके बिल्कुल करीब थी। वो ईशा थी। उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों से वही काला पानी बह रहा था। मिस्टर खन्ना, क्या आपको याद है, मेरे पिता आपके पैरों में गिरे थे इंसाफ के लिए, और आपने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। ईशा की ठंडी आवाज कार के स्टीरियो सिस्टम से गूंजने लगी। कौन हो तुम? जो चाहिए ले लो, पैसे ले लो। खन्ना चिल्लाए। मुझे वो चाहिए जो तुमने मुझे दी थी, मौत। अचानक कार के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। कार के अंदर का तापमान इतना गिर गया कि शीशों पर बर्फ जमने लगी। मिस्टर खन्ना का दम घुटने लगा। उन्होंने देखा कि कार के डैशबोर्ड से ईशा के हाथ बाहर निकल रहे थे। वे हाथ उनके गले की तरफ बढ़े और उनकी टाई को कसने लगे। खन्ना ने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा जैसे फौलाद का बन गया था। तभी उन्हें कार के बाहर सड़क पर 4 साए खड़े दिखाई दिए। आर्यन,
विक्की, समीर और राहुल। आर्यन का चेहरा सबसे भयानक था। वो अपने पिता को मरते हुए देख रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। बेटा आर्यन, बचाओ मुझे, खन्ना ने चीख कर कहा। लेकिन आर्यन की रूह ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और शूश की आवाज की। ईशा ने खन्ना का सिर कार के हॉर्न पर जोर से दे मारा। पौ 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 की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कार के अंदर का नजारा खौफनाक था। मिस्टर खन्ना की आंखें बाहर की ओर उबल आई थी। ईशा ने उनके कान में आखिरी शब्द कहे, तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारी ही कब्र बनेगा। अगली सुबह पुलिस को बीच सड़क पर वह कार मिली। मिस्टर खन्ना का शरीर कार के अंदर ऐसी हालत में मिला जैसे किसी ने उन्हें अंदर से मरोड़ दिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया उसने डॉक्टरों के होश उड़ा दिए। उनके फेफड़ों के अंदर से वही पुराना, गंदा और सड़ा हुआ कुएं का पानी मिला था, जबकि कार पूरी तरह सूखी थी। शहर में अब यह चर्चा फैल गई कि ईशा का इंतकाम अब हॉस्टल से बाहर निकल चुका है। वो उन सभी को ढूंढ रही है जिन्होंने उस रात उसके साथ हुए अन्याय पर अपनी आंखें मूंद ली थी। हॉस्टल की दीवारों पर अब नए नाम उभरने लगे थे और सबसे ऊपर लाल रंग से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। मिस्टर खन्ना की मौत के बाद पूरा शहर दहशत के साए में था। प्रशासन ने फैसला किया कि सनराइज हॉस्टल को पूरी तरह से ढहा दिया जाएगा। उन्हें लगा कि अगर इमारत गिर जाएगी तो रूहों का ठिकाना भी मिट जाएगा। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ईशा अब इमारत में नहीं, बल्कि उस जमीन की रूह में बस चुकी थी। रात के 11:45 बजे बुलडोजर और क्रेन हॉस्टल के बाहर खड़े थे। भारी पुलिस बल तैनात था। जैसे ही पहली क्रेन ने हॉस्टल की बाहरी दीवार पर प्रहार किया, पूरा आसमान अचानक खून की तरह लाल हो गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरने लगे। अचानक हॉस्टल की हर खिड़की से एक साथ तेज रोशनी निकली और एक गूंज सुनाई दी, एक साथ हजारों चीखों की गूंज। मजदूरों ने देखा कि हॉस्टल की जड़ें जमीन से बाहर निकल रही हैं, लेकिन वे जड़ें पेड़ों की नहीं बल्कि इंसानी हाथों की थी। हजारों हाथ जमीन फाड़कर बाहर निकले और मशीनों को जकड़ लिया। बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर अपनी सीटों पर ही जम गए, क्योंकि उनके स्टीयरिंग व्हील अब मांस और हड्डियों में तब्दील हो चुके थे। तभी हॉस्टल की छत पर ईशा का विशाल साया खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई अब बादलों को छू रही थी। उसके पीछे आर्यन, विक्की, राहुल, समीर और तांत्रिक रुद्रानंद की रूहें खड़ी थी। मिटाना चाहते हो मुझे? ईशा की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। मैं नहीं मिटूंगी। मैं वो दर्द हूं जिसे तुम सबने अनदेखा किया। जब तक इस दुनिया में जुल्म होगा, मेरी चीख गूंजती रहेगी। अचानक हॉस्टल के पीछे वाला वो सूखा कुआं फटने लगा। उसमें से लावा नहीं बल्कि काला गाढ़ा खून उबलकर बाहर आने लगा। वो खून बाढ़ की तरह हॉस्टल के अहाते में फैल गया। जो भी उस खून के संपर्क में आया वो तुरंत पत्थर का बन गया। पुलिस वाले, मजदूर, अफसर सब एक झटके में खामोश बुद्ध बन गए। ईशा ने अपनी बाहें फैलाई और पूरी इमारत धड़ाम से जमीन के अंदर धंसने लगी। लेकिन वो गिर नहीं रही थी, बल्कि जमीन उसे निगल रही थी। देखते ही देखते जहां कभी 5 मंजिला इमारत खड़ी थी, वहां अब सिर्फ एक गहरा अथाह काला गड्ढा बचा था। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन उस जगह पर कोई पक्षी नहीं चहचहाया। वहां अब न तो हॉस्टल था और न ही कोई पत्थर। वहां सिर्फ एक समतल मैदान था जिसकी मिट्टी काली पड़ चुकी थी। प्रशासन ने उस जगह के चारों ओर 20 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी और उसे नो मैन्स लैंड घोषित कर दिया। आज भी अगर कोई उस दीवार के पास कान लगाकर सुने तो उसे जमीन के बहुत नीचे से संगीत सुनाई देता है, वही गाना जो ईशा गाया करती थी। और कभी कभी आधी रात को
उस काली मिट्टी के बीच से एक सफेद हाथ बाहर निकलता है, जो किसी को मदद के लिए नहीं बल्कि अंदर खींचने के लिए बुलाता है। हॉस्टल मिट गया, गुनहगार मर गए, लेकिन ईशा का इंतकाम उस मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो गया। लोग कहते हैं कि वो आज भी वहीं नीचे इंतजार कर रही है, किसी ऐसे शख्स का जो फिर से कोई गुनाह करने की हिमाकत करे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। दोस्तों, मुझे कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। दोस्त बहुत कम लोग होते हैं जो कहानी को लास्ट तक सुनते हैं। अगर आप अभी इस कहानी में बने हुए हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, पाप की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, न्याय की गूंज उससे भी गहरी होती है। इंसान भले ही कानून की आंखों में धूल झोंक दे, लेकिन कर्मों का हिसाब कुदरत और रूहानी ताकतें खुद करती हैं। किसी मासूम की दबी हुई चीख एक दिन ऐसा तूफान बनती है जो सिर्फ गुनहगारों को ही नहीं बल्कि उनके पूरे वजूद को मिटा देती है। याद रखें, खामोशी का मतलब माफी नहीं होता, कभी कभी ये आने वाली तबाही की दस्तक होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।